Good evening everyone. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. This is बारका मिर्ज़ा. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है, अपने अपने घरों पे सेफ हैं. सो स्टे होम, स्टे सेफ. चलिए, my today's session is on GDP, that is Gross Domestic Product for SEBI Grade A 2020. ठीक है, and this topic is very important for your exams. So in the last class, हमारे लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट बिजनेस साइकिल, है ना, जिसमें हमने कुछ पार्ट जीडीपी का पढ़ा था, है ना. तो लास्ट क्लास में मुझे देख के लगा ऐसा कि स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट हो रहा है कि व्हाट इज़ जीडीपी एंड हाउ इट इज़ रिफ्लेक्ट, हाउ जीडीपी रिफ्लेक्ट्स इन आवर इकोनॉमी, इन आवर कंट्री. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का हमारा सेशन है ऑन जीडीपी. एंड किसी ने मुझ ये भी कमेंट किया था कि व्हाट इज़ कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. तो आज के सेशन में आपको मैं सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ, सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको. ठीक है, एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस सम ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन जीडीपी. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट, चलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे सेबी के पर पेड कोर्सेज पे हम आपको 25, जितने भी सारे पेड कोर्सेज हैं हम आपको उस पर 25% डिस्काउंट दे रहे हैं. ठीक है, तो whether it is a all subject wise courses और full course, full paid course, तो उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है. तो you have a good option or opportunity to purchase the products of SEBI. All you need to do is हमारे वेबसाइट पे जाइए, रिव्यू कीजिए, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा. और आप लोगों को पता है कि हमारा MCQ सीरीज़ चल रहा है ना अभी, तो अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए या फिर थ्योरी पार्ट चाहिए तो वो भी आपको हमारे पेड कोर्सेज पे अवेलेबल आप पढ़ सकते हो. तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे लिंक कीजिए, हमारे पोर्टल को विज़िट कीजिए एंड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, तो वहाँ से आप पेड कोर्सेज को देख सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए बिफोर वी स्टार्ट, हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरा जो वीडियोस रहता है, माय वीडियोस आर रिकॉर्डेड वीडियोस. ठीक है, तो मैं जब लेक्चर्स, जब प्रीमियर आता है वीडियो यूट्यूब पे, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑनलाइन चल रहा है, बट ऑनलाइन वीडियो नहीं रहता, ये रिकॉर्डेड वर्जन रहता है. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको उसी टाइम पे जितना हो सकता है मैं आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती हूँ. बट आपको अगर और भी डाउट्स है या फिर किसी चीज़ में, कोई क्वेश्चन में या कोई टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी. आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट. ओके, तो चलिए हम लोग अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं. सी 1 मिनट. GDP, that is क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, what is gross domestic product? The total amount of goods produced and the services provided in a country during a year, we call it as GDP. ठीक है, क्या है GDP? मतलब किसी भी कंट्री का आप ले लो, हम इंडिया का ही नहीं बोल रहे, किसी भी कंट्री का हम GDP कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन होती है ना, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होती है और उसी प्रोडक्शन पे सर्विसेज प्रोवाइड होती है ड्यूरिंग अ ईयर, तो वो सारी सर्विसेज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और बोलते हैं GDP. ठीक है, तो चलिए हम इसका पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है. ठीक है, जीडीपी इज द टोटल मॉनिटरी और मार्केट वैल्यू. मॉनिटरी मीन्स क्या हो गया? करेंसी. ठीक है, मॉनिटरी मीन्स क्या हो गया? करेंसी. और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स क्या हो गया? डेली का, रोज का, हमारे हाउस होल्ड में रोज की ज़रूरतें जो हम लोग को रहती है, जैसे कि फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, हमारा क्लोथ्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फर्नीचर्स हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के कोई भी सर्विसेज ले लो, तो ये क्या हो गया? हमारा फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वी कॉल्ड इट एज GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है,
एंड ऑल्सो 3 मेन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर जीडीपी। जो 3 मेन फैक्टर्स है जो जीडीपी रिफ्लेक्ट करती है, मेनली कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसी 3 सेक्टर से हम लोग अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। हम लोग का इकोनॉमी का जो कंट्री का जो जीडीपी है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ अगर आपको पता करना है या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए हमें ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। अगर ये 3 चीज़ हमें मिल गई तो हम उस कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें उस कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस कंट्री का इकोनॉमिकली कैसा ये कंट्री चल रहा है, ग्रोथ कितना है, ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जीडीपी। मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रही हूँ कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप हमारे कंट्री में अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी भी हाउस होल्ड सर्विस कुछ किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर उस प्रोडक्शन को हमने क्या है आउटसाइड सेवरल कंट्रीज हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोली, ध्यान से सुनना। अगर हमारे कंट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन हुआ और उसी प्रोडक्शन का हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो अदर सेवरल कंट्रीज आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अगर अदर कंट्रीज में कुछ प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उस कंट्री का सर्विसेज हमारे कंट्री में जैसे कि इंडिया में प्रोवाइड हो रहा है, तो क्या वो जीडीपी कैलकुलेशन होगा हमारे कंट्री का? नहीं, हम उसे जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड करेंगे। हमारे कंट्री का सर्विसेज अगर बाहर जा रहा है तो हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, बट अदर्स कंट्री का हमारे कंट्री में आ रहा है तो वो जीडीपी कैलकुलेट नहीं होगा। मैं आपको जैसे बता दी कि 3 फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर जीडीपी, दैट इज एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंड वी हैव इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, एंड द थर्ड वन वी हैव सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, इन 3 सेक्टर्स पे हमारा जीडीपी कैलकुलेट होता है मोस्टली। ठीक है, चलिए कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी, जैसे जिस पे हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल एक्टिविटीज़, जो डेली का पर्सनल एक्टिविटीज़ आपका क्या है रोज़ का, ठीक है, उस पर जीडीपी कैलकुलेट होगा। द सेकेंड वी हैव बिजनेस पर्पस के लिए, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइड होता है वो। थर्ड वी हैव इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वी हैव गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड फिफ्थ वन वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि हाउ वी विल कैलकुलेट जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे एक कंट्री का? जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे, होल्ड वन मिनट, ओके। जीडीपी कैलकुलेट होगा या पर्सनल कंजम्पशन प्लस बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, इक्वल टू हम लोग को जीडीपी ऑफ अ कंट्री मिल जाएगा। ठीक है, जीडीपी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया है व्हाट इज जीडीपी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोवाइडेड इन अ कंट्री, वी कॉल्ड इट एज जीडीपी। एंड हाउ वी कैलकुलेट जीडीपी, पर्सनल कंजम्पशन प्लस बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो अमाउंट आएगा इक्वल टू जीडीपी। ओके, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालें, आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट। चलिए अब हम पढ़ते हैं सम फैक्टर्स ऑफ जीडीपी। फैक्टर्स मींस जीडीपी में डिफरेंसेस किस किस वजह से डिफरेंसेस होती है। ठीक है, चलिए द फर्स्ट वी हैव लेजर प्रीफरेंस। लेजर प्रीफरेंस मीन्स क्या हो गया? लेजर मीन्स क्या हो गया? फ्री टाइम। फ्री टाइम, ठीक है, किसी भी चीज के लिए आपको फ्री टाइम मिला है। लेजर प्रीफरेंस, दिस इज मेनली फॉर द एम्प्लॉयज और द वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस, वी कैन से वेदर इट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज जो काम करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन और फर्म और कंपनी, ये मेनली लेजर प्रीफरेंसेस उसके लिए।
जो उन लोग को लेजर फ्री टाइम मिलता है फॉर करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्टिविटीज़ उन लोग को फ्री वीकेंड में मिलता है या कभी कभी भी मिलता है, तो उसको हम लोग फ्री टाइम बोलते हैं फॉर इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लेजर प्रेफरेंस, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मैन पावर, ठीक है, मैन पावर दैट इज वर्क अवेलेबल फॉर द वर्कर्स, वर्क अवेलेबल फॉर दी वर्कर्स, ठीक है, समझ जाना आप लोग प्लीज, हैज गॉन अप इन मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर्स। मीन्स क्या हो गया, जो कंपनीज में जो वर्कर्स वर्कआउट करते हैं, जो एम्प्लॉयज जो काम करते हैं डेली बेसिस पे, तो 8 आवर्स उन लोग को करना ही है, बट जो वीकेंड पे उन लोग को जो करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज है, ठीक है, उन एक्टिविटीज पे वो परफॉर्म करते हैं, तो उसको ना जीडीपी पे रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता। ओनली द 8 आवर्स वेयर दे आर वर्किंग, ओनली दैट मच इज इंक्लूडेड इन द जीडीपी पार्ट, बट द लेजर प्रेफरेंस, जो लेजर टाइम वो इंजॉय करते हैं इन द कंपनी, मेनली इंजॉयमेंट के लिए जो वर्क करते हैं वो लोग, उस पार्ट को जीडीपी पे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है जो अफेक्ट करती है जीडीपी को। ठीक है, this has enabled workers to enjoy more leisures, but their extra hours of leisures are not priced in the markets, therefore not reflected in GDP। मैं जैसे आपको बोली 8 आवर्स वो लोग काम करते हैं, ठीक है, 8 आवर्स का रिफ्लेक्शन आपको जीडीपी पे मिलेगा क्योंकि वो मार्केट वैल्यू से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू के ऊपर उसका कीमत लगाया जाता है। बट 8 आवर्स के बाद उन लोग जो इंजॉयमेंट के लिए जो वर्क करते हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उस पर वो चीज़ रिफ्लेक्ट जीडीपी पे नहीं किया जाता। तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है जीडीपी को। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एवरेज प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें, एवरेज प्रोडक्टिविटी ये मैन पावर जो है वो कंपनीज में क्यों बढ़ती है, गॉन ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, ये जो बोला है एवरेज प्रोडक्टिविटी। मान लो आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या कंपनी पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, 10 वर्कर्स है, तो आप एवरेज प्रोडक्टिविटी कैसे निकालोगे। मान लो इन अ वीक आपको 1500 कॉल्स अटेंड करना है, ठीक है, और 10 वर्कर्स है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, 10 वर्कर्स पे एवरेज प्रोडक्टिविटी कैसे निकालोगे। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऐसे ही निकलेगा ना, 1500 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 150, ऐसे निकलेगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो ये एवरेज प्रोडक्टिविटी को लेके क्या, जो मैन पावर है, जो वर्किंग प्रोसेस है एम्प्लॉयज और वर्कर्स का, वो क्या होता है, उन लोग को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलने से उन लोग वर्क और करते हैं, अच्छे से करते हैं, बट उनका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होता है वो रिफ्लेक्ट जीडीपी पे नहीं होता है। तो ये फैक्टर्स जो है वो क्या इफेक्ट करती है, डिफरेंस लाती है जीडीपी पे। ठीक है, the second we have non marketed activities। non marketed activities क्या हो गया, non marketed activities, ठीक है, non marketed activities वो एक्टिविटीज हो गया जो कि एक्सक्लूड रहता है जीडीपी से। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। all economically important activities are not brought and sold in the market। सही है ना, जो भी एक्टिविटीज प्रिपेयर्ड होती है वो जरूरी नहीं है कि ब्रॉट एंड सोल्ड मार्केट में बाय एंड सोल्ड होती है ना, विथ अ फ्यू एक्सपेक्टेशन सच एज गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज जो है ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है हमारे जीडीपी पे। एंड नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज क्या है, ओमिटेड फ्रॉम जीडीपी। नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आपको बता दूं, हाउस होल्ड वर्क्स डन बाय द हाउसवाइफ जो वर्क करती है फॉर देयर हाउस होल्ड पर्पस, तो वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम जीडीपी। ठीक है, सेकेंड में आपको बता दे रही हूँ, फार्मर्स वर्किंग फॉर देयर ओन विल। द फार्मर्स जो वर्क करते हैं, कल्टिवेट क्रॉप्स करते हैं फॉर देयर ओन विल, तो ये भी एक्सक्लूडेड है फ्रॉम जीडीपी। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ट्यूशंस, जो मम्मीज लोग अपने बच्चे को खुद ट्यूशंस पढ़ाती हैं, ट्यूशन, तो ये भी क्या है,
एक्सक्लूडेड है जीडीपी पे, बट द गवर्नमेंट सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो ये भी क्या है, एक फैक्टर्स है जो इफेक्ट करती है हमारे जीडीपी को, ठीक है, दैट इज नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज। लिए हमारे थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम। सी अंडरग्राउंड इकोनॉमी। व्हाट इज अंडरग्राउंड इकोनॉमी? अंडरग्राउंड इकोनॉमी मीन्स हम लोग बोल सकते हैं शैडो इकोनॉमी। जो चीज अंधेरे में छुप के किया जा सकता है। छुप के हम लोग कौन सा वर्क करते हैं? छुप हम लोग नहीं, मीन्स छुप के जो वर्क होता है वो एक्चुअली कौन सा वर्क होता है? इलीगल वर्क्स होता है ना, मेनली इलीगल। बेसिकली हम लोग इलीगल वर्क्स ही सुनते हैं ना, देखते हैं कि छुप के जो चीज अंधेरे में हो वो इलीगल वर्क्स है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी जीडीपी में क्या रिफ्लेक्शन है उसका। सी मेनी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अनऑफिशियली दैट इज बोथ लीगल एंड इलीगल। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज है परफॉर्म्ड होती है, लेकिन लीगल भी होता है एंड इलीगली भी परफॉर्म्ड होती है, ठीक है। द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट। ये जो रिपोर्टेड द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट, जिसका हम टैक्स भरते हैं, उसका तो जीडीपी कैलकुलेट होता है, ठीक है। बट द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर बियॉन्ड द रीच ऑफ टैक्स कलेक्टर्स एंड रेगुलेटर्स। बहुत सारे इलीगल वर्क्स होते हैं जो बियॉन्ड टैक्स कलेक्टर, जिसका कुछ टैक्स वैक्स नहीं कटता है, जो मतलब मेनली चालू है बट जीडीपी पे ऐड नहीं होता है। तो ये सारे अंडरग्राउंड इकोनॉमीज क्या हो गया? शैडो इकोनॉमीज हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लो, स्मगलिंग ले लो, ड्रग्स डीलर ले लो, बच्चे को जो चाइल्ड केयर टू ऑर्गेनाइज क्राइम्स के लिए जो चाइल्ड को प्रिपेयर करते हैं, तो ये सब क्या हो गया? अंडरग्राउंड इकोनॉमी हो गया ना। तो ये सारे जो एक्टिविटीज है वो जीडीपी पर रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड इकोनॉमी रिफ्लेक्टेड इन नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीडीपी, ठीक है। लीगल एक्टिविटीज लाइक हाउस क्लीनर्स और प्लम्बर्स आर पेड इन कैश गो अननोटिस्ड बाय द टैक्स कलेक्टर। जो लीगल एक्टिविटीज है, जैसे कि घर पे जो काम करने आते हैं, जो सर्वेंट्स रहते हैं, तो इन लोगों का भी जीडीपी ऐड नहीं होता है, जीडीपी में शो आउट नहीं होता है। इन लोगों को भी कोई टैक्स, मतलब अननोटिस जो अथॉरिटी होता है वो ये सब ऐड आउट नहीं करते। तो ये जो फैक्टर है ये भी इफेक्ट क्या करता है? जीडीपी, इंडिया कंट्री के जीडीपी पे ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी डिफरेंस लाती है, ठीक है। 1 minute, okay. Yeah, the fourth one we have quality of life. क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स ये हो जाता है हमारे जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये तीनों में ये फैक्टर डिपेंडेंट है। जीडीपी हम लोग इस पे कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? देखो, वेरियस फैक्टर्स मेक अ पर्टिकुलर टाउन or city an attractive place to live. These features get reflected in GDP. These features जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके मैं बता देती हूँ कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गया, बड़े बड़े होटल्स हो गए, स्टार होटल्स हो गया, तो ये सारे जो फैक्टर्स है, होटल्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्टेड होम्स, तो ये होम्स जो कंस्ट्रक्शन होम्स जो अच्छे मतलब बड़े बड़े हाई सोसाइटी वाले, तो ये सब क्या है? जीडीपी में रिफ्लेक्टेड होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? जीडीपी पे रिफ्लेक्ट करती है। बट हाउएवर अदर इंडिकेटर्स ऑफ गुड लाइफ आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट, सो ओमिटेड फ्रॉम जीडीपी। कौन कौन से फैक्टर्स है जो जीडीपी पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है? फॉर एग्जाम्पल, लो क्राइम रेट्स, minimum traffic congestion, municipal corporation, open space, etc. These are the things that are not reflected on GDP, मतलब omitted from GDP. ये factors क्या है? GDP से हटा दिया जाता है। But GDP में कौन कौन सी चीजें reflect होती है? न्यू होटल, स्टार होटल्स, टाउन्स, कंस्ट्रक्टेड होम्स, स्पेशियस, तो ये सब क्या होता है? ऐड होता है जीडीपी पे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट होती है जीडीपी पे, ठीक है। एंड अ लास्ट वन वी हैव पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉवर्टी मीन्स पता है ना आपको क्या होता है? एक्सट्रीम पुअर, एक्सट्रीम पुअर,
एंड इनइक्वालिटी क्या होता है? डिफरेंस इन साइज, क्वालिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ है, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये भी बहुत हद तक डिफरेंस होती है, रिफ्लेक्ट करती है जीडीपी पे। ठीक है, तो चलिए कैसे। विथ इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ऑफन गोज अप। इंडिया में क्या होता है ना, जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, जिसका इनकम दिन दिन अप होते जाता है, तो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कुछ फर्क उतना पड़ता नहीं है। ठीक है, वो लोग दिन पर दिन अच्छा होते जाता है, उनका लेवल अच्छा होते जाता है। बट जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो वीकर सेक्शन, ज्यादा फर्क किस पे आता है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड मिडिल क्लास फैमिली पे ही आता है ना। तो ये दिन पर दिन लो होते जाती है, उनका इनकम लेवल भी लो होते जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो किधर चले जाता है? पॉवर्टी लेवल पे चले जाता है। ठीक है, सो सोशल वेलफेयर डिमिनिशेस, नॉर्मल सी बात है। सोशल वेलफेयर इसमें क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीमेंट होने लगता है उस पर। इंडिया हैज अचीव्ड अ satisfactory growth rate in recent years, but the planners have failed to elevate poverty in 56 years. इंडिया में तो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ रेट तो हो रही है, अभी का सिचुएशन नहीं, बट पहले इन द प्रीवियस ईयर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है। बट जो प्लानर्स है, जो पॉवर्टी प्लानर्स है, वो क्या कर रहे हैं? 56 ईयर्स में अभी तक वो लेवल बढ़ा, पॉवर्टी का लेवल कम नहीं कर पाया है। ठीक है, वो और दिन बाय दिन, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सिंस जीडीपी फोकसेस ऑन द टोटल प्रोडक्शन, जीडीपी किस पे फोकस करती है? टोटल प्रोडक्शन पे ना, टोटल प्रोडक्शन एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। Then since GDP focus on the total production rather than actual distribution of output, total production पे तो GDP फोकस करती है, GDP किस पे फोकस करती है? टोटल प्रोडक्शन पे। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन तो कर दिया, बट आउटपुट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है या लॉस मेक में जा रहा है, उस पर उनको ध्यान नहीं है। प्रोडक्शन हो रहा है बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट भी तो होना चाहिए, वो नहीं। तो ये फैक्टर बहुत डिफरेंस पैदा करता है टू जीडीपी। इट डज नॉट कैप्चर द इफेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी हो जाता है। तो ये डिफरेंस पैदा करती है पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन जीडीपी। जीडीपी में रिफ्लेक्शन होता है इसका, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी का। हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हाई जाती है एंड मिडिल क्लास एंड लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसका हाल क्या हो जाता है? और लो कैटेगरी में नीचे ही चलते रहता है, सुधार क्या आएगा और नीचे ही चला जाता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट जीडीपी। आपको डाउट था जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी, मैं बता चुकी हूँ। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मैसेज डालें, मैं आपको आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। ओके, चलिए हमारा आज का जीडीपी हो गया, हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी हो गया, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग जीडीपी भी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कैपिटल गुड्स। आप लोगों को इस पे भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि व्हाट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? बड़ी बड़ी इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज या कंपनीज में जो मशीनें, जो बड़ी बड़ी मशीनें, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज जो यूज होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। ठीक है, सी capital goods is a goods that are used in producing other goods rather than being brought by the consumers। मैं जैसे कि बोली, ये कंज्यूमर बाय ब्रॉट नहीं होता। ये क्या होता है? कैपिटल गुड्स वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी मशीन्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज जो यूज होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। कंफ्यूज नहीं होना, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे पूछिए। ठीक है, चलिए सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल गुड्स क्या हो गया? हैंड टूल्स हो गया, मशीन टूल्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, ऑल द एसेट्स विच आर इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रीज। जो चीज़ें, जो इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो बिग बिग मशीन्स यूज होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। ओके, द सेकेंड वन वी हैव ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या है?
गुड्स नॉट फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, इमीडिएट नॉट फॉर इमीडिएट कंजम्पशन मीन्स क्या हो गया, मतलब ये एकदम सी ज़रूरी, जो आपको मतलब ज़रूरी हम लोग का क्या हो जाता है रोज़ का ज़रूरी, दैट इज़ रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं। बट गुड्स दैट आर नॉट गुड्स नॉट फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, मतलब कि जो चीज़ इमीडिएट मतलब एकदम चाहिए ही ज़रूरी है, ये ड्यूरेबल गुड्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो गुड्स नॉट फॉर इमीडिएट कंजम्पशन एंड एबल टू बी कीप्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय तक हम लोग रख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लो, फॉर एन एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स ले लो, ऑटोमोबाइल्स हो गया, आपका ज्वेलरी हो गया, आपका टॉयज़ हो गया, बुक्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमीडिएट चीज़ नहीं है। इमीडिएट चीज़ क्या है, जो हम लोग को रोज़ का खाना, क्लोथिंग अपना हो गया, तो ये सारी क्या हो गया, ड्यूरेबल गुड्स, नॉट फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। एंड व्हाट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच इज़ यूज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेनली हमारा हो गया फूड, हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, फूड हो गया, टोबैको, सिगरेट हो गया, आपका मेडिकेशंस हो गया, पर्सनल प्रोडक्ट्स हो गया, मेनली गर्ल्स के लिए कॉस्मेटिक्स हो गया, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब समझ में आया ना आप लोगों को? फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ टेक्स्ट करें, मैसेज करें, ठीक है, कमेंट करें, मैं सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द MCQ क्वेश्चंस ऑन GDP, ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छे से। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन GDP विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर SEBI 2020। ओके, या लेट्स बिगिन। सी नंबर 1, which of the following is not a method to calculate the gross domestic product? अच्छे से पढ़ो, अभी जस्ट हमारा टॉपिक ओवर हुआ है, अच्छे से पढ़िए, समझिए एंड फिर आंसर दीजिए। ओके, which of the following is not a method to calculate the gross domestic product? Sorry, option number A, product method, number B, income law method, number C, expenditure method, and number D, diminishing cost method. कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कन्वे करूंगी। ओके, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। Which of the following is not a method to calculate the GDP? Whether it is product method or law method or expenditure method or number D, diminishing cost method. चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इट्स ऑप्शन नंबर डी, ये है। दिस इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट्स आंसर नंबर डी, ठीक है। क्यों? 3 मेथड्स ऑलरेडी है। हम लोग GDP यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग GDP को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ध्यान देना, हाँ, ओके। GDP को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 मेथड्स यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और GDP, दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। द डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, this one is not a method to calculate the national income or GDP, ठीक है। हम लोग GDP को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक आउटपुट अप्रोच होना चाहिए जिससे हम GDP कैलकुलेट करें, ठीक है। मेनली किस किस पे, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद इनकम हो गया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। तो दीज आर द मेथड्स
दीज आर द फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो हम लोग कॉस्ट मेथड, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड पे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड is not a method to calculate national income or GDP. चलिए सेकेंड वन, which ministry is responsible for calculating GDP in India? कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. Do not get confused, think and give the answer. You have 10 seconds with you. Which ministry is responsible for calculating GDP in India? कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ. मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया इज मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. दिस मिनिस्ट्री CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस, ठीक है. ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन आवर कंट्री, दैट इज इंडिया. Explanation. The work of computing the GDP is done by the Central Statistical Organization, which is under the Ministry of Statistical and Program Implementation. ये किसके अंदर है? Ministry of Statis, CSO किसके अंदर है? Ministry of Statistical and Program Implementation. ये CSO actually है क्या? What is CSO? CSO क्या करती है? That is Central Statistical Organization क्या करती है? ये एक कोऑर्डिनेशन लाती है. कोऑर्डिनेशन लाती है किस पे? स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है. क्या करती है? कोऑर्डिनेशन लेके आती है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पे. समझ में आया? 1 minute, ओके. ऑप्शन विल बी आंसर नंबर सी. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. The total amount of income from economic activities across the country in a year is called dash. Whether it is disposal income or B national income or C personal income or number D private income. Very easy one. You should answer this one please. अभी just हम लोग ने पढ़ा है. You should know this answer. The total amount of income from the economic activities. अच्छे से पढ़ो question. Don't get confused. ये आप लोगों को आना ही चाहिए. चलिए मैं बता देती हूँ. द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम. द करेक्ट आंसर विल बी नेशनल इनकम. सी द टोटल अमाउंट ऑफ, मैं कैसे क्या बोली आपको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग इंक्लूड करते हैं? इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, सैलरी और वेजेस, आपका डिमांड एंड सप्लाई हो गया ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया एंड ऑल द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो गया, फिर आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हो गया एंड सर्विसेज सेक्टर्स. तो
जितने भी सारे सेक्टर्स हैं वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं ना। तो ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी टोटल क्या बताता है, इंडिया का पूरा एक साल का टोटल नेशनल इनकम ही तो बताता है, ठीक है। दिस इनकम इंक्लूड्स वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ध्यान रखना, कभी भी आपको टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री पूछेगा तो वो क्या है, हमारा जीडीपी है। नेशनल इनकम को हम जीडीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था ना। चलिए हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं हम। या सी, विच कंट्री इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जापान, या फिर ऑप्शन नंबर डी रशिया। थिंक एंड गिव द आंसर, ट्राई टू सॉल्व। अचानक आंसर मत दो, सोचो, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, फिर सोचिए, सोच के फिर जवाब दीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है, एनी डाउट है आपके माइंड में, तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में डालें, कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, ओके। विच कंट्री इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ये क्या है पूछा है आपको, नॉमिनल जीडीपी के बारे में पूछा है, तो वो कौन सी कंट्री है, वेदर इट इज जर्मनी और ब्रिटेन और जापान और रशिया। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। Germany is the fourth largest economy in the world in terms of nominal GDP. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। सी, Germany is the fourth largest economy in the world based on nominal GDP. Size of the Germany economy is $3.86 trillion. Basically अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं 4 ट्रिलियन, है ना, ठीक है। जर्मनी क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड बेसिस पे, नॉमिनल जीडीपी, एंड साइज क्या है $3.86। अब आपको लग रहा होगा व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, ये नॉमिनल जीडीपी क्या है, 1 मिनट, ओके। या सी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, इट इज एन estimation of economic production, ठीक है, अनुमान लगाती है किस पे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे, ठीक है। एंड द करंट प्राइसेस एंड ऑल्सो द करंट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी, एस्टिमेशन लगाती है ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड द करंट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेदर इट इज अप्स एंड डाउन, फ्लक्चुएट होती है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉमिनल जीडीपी, ओके। 1 मिनट, द करेक्ट ऑप्शन इज जर्मनी, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। या सी, हाउ मच डज द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जीडीपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 26%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 18% एंड ऑप्शन नंबर डी 14%। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, हाउ मच डज द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जीडीपी। कौन सा सेक्टर पूछा है यहाँ पे आपको, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आपको मालूम है ना, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर। ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो इंडिया के जीडीपी पे कितना कंट्रीब्यूशन है, वेदर इट इज 26% और 20% और 18% और 14%।
चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जीडीपी, कितना कंट्रीब्यूट करती है? या करेक्ट आंसर इज नंबर सी, 18%। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट करती है ये? 18%। सी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी इज 17.32, दैट इज अप्रॉक्स 18%। अप्रॉक्स कितना हो गया? 18%। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करती है? 18% ऑफ जीडीपी इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, अब प्राइमरी सेक्टर्स मेनली जो है एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये क्या करती है? रॉ मटेरियल्स जो है प्रोड्यूस प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर भी होता है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है और मार्केट प्लेस में लेके आती है। उसके बाद ही हमारा प्रोडक्शन होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये प्राइमरी सेक्टर क्या करती है? रॉ मटेरियल जो रहता है उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट आउट करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज 18%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या इंपॉर्टेंट वन। If the contribution of the agricultural sector is decreasing in a country's economy, then what conclusion can be drawn? क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, ठीक है। इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर मींस, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डिक्रीज हो जाता है, हमारी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी कंट्री का इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर अगर डिक्रीज हो जाता है तो कंक्लूजन क्या बनेगा हमारी इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए। नंबर ए, द कंट्री इज ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। ऑप्शन नंबर बी, द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग डेवलपिंग नेशन। Option number C, the country is moving towards becoming less developed nation. And option number D, the economic growth rate of the country has stopped. अच्छे से सोचिए, पढ़िए क्वेश्चन, अच्छे से सोचिए, उसके बाद ट्राई टू आंसर। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में डालें, आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट। If the contribution of agriculture sector is decreasing in a country economy, then what conclusion can be drawn? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। If the contribution of agriculture sector is decreasing in a country's economy, the country is growing in the direction of being a developed nation. The correct answer will be ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द कंट्री इज ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। आपको पता है ना, हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमी में अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर है जो डिक्रीज होती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बावजूद भी हमारा वन ऑफ द मेन फैक्टर क्या होती है जीडीपी में इंक्लूड, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फैक्टर होता है ना हमारे जीडीपी में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भले ही डिक्रीज हो रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फैक्टर जो है वो तो इंक्रीमेंट में उसी के हिसाब से ना ग्रोथ होती है, जीडीपी में ग्रोथ होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द कंट्री इज ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। C, answer number A, the country is growing in the direction of being a developed nation. Contribution of agriculture in the GDP of developed nation decreases and the contribution of services and manufacturing sector is very high. भले ही एग्रीकल्चरल सेक्टर डिक्रीज हो रहा है हमारी इकोनॉमी का, बट जो सर्विसेज सेक्टर है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी हाई। जीडीपी में इंक्लूड क्या क्या होती है? एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है एंड सर्विसेज सेक्टर होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर भले ही डिक्रीज हो, बट सर्विसेज सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो सेक्टर्स है वो वेरी हाई है। इसके लिए इसका ऑप्शन है नंबर ए, करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए। ओके, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, है तो प्लीज कमेंट करें। सी, this one is also a interesting question. Okay, the value of which work is added in the calculation of GDP? कौन सा वर्क है जो ऐड किया जाता है जीडीपी में, ठीक है। whether it is option number A, housewives work, or number B, a teacher teaching his own child, option number C, the value of resale of old shares,
या फिर ऑप्शन नंबर डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय एन आर्टिजन। कौन सा ऑप्शन है जो जीडीपी पे रिफ्लेक्ट होती है? इंटरेस्टिंग वन, ओके, यू शुड नो दिस आंसर। You have 10 seconds. The value of GDP, the value of which work is added in the calculation of GDP। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही टॉपिक समझाई हूँ, तो ध्यान दीजिए, सोचिए कौन सा फैक्टर होना चाहिए जो ऐड नहीं होता है जीडीपी में। वेदर इट इज़ हाउसवाइफ वर्क, ऐड होता है, सॉरी ऐड होता है जीडीपी में, सॉरी, whether it is a housewife work or a teacher teaching his own child, or the value of resale of old shares or construction of new houses by an artisan। चलिए मैं आपको बता दूं, the correct answer is construction of new house by an artisan, है ना। जैसे कि हम लोग जीडीपी में अभी जो फैक्टर्स अफेक्ट करती है जीडीपी को, हम लोग ने वो पढ़ा ना कि हाउसवाइफ जो अपने हाउस होल्ड वर्क में ही रहती है उसको जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता है। टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, अगर बच्चे को अलग बच्चे स्कूल में जाके या ट्यूशन्स पढ़ाती है दूसरे के बच्चे को, तो वो ऐड होता है जीडीपी में, बट ये ओन चाइल्ड पढ़ा रही है तो ये जीडीपी में ऐड नहीं होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रीसेल ऑफ ओल्ड शेयर्स भी जीडीपी में ऐड नहीं होगा, लेकिन ऐड होगा क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बाय एन आर्टिजन, बोली थी ना मैं, न्यू बिल्डिंग्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, स्टार होटल्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ऐड अप होती है हमारी जीडीपी में। तो द करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय एन आर्टिजन, ओके। सी answer number D, explanation, the value of construction of a new house is added in the calculation of GDP because it is a new production work in the economy। प्रोडक्शन वर्क है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए जीडीपी में नॉर्मल सी बात है ऐड अप होगी ही, ओके। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सी, या दिस वन इज ऑल्सो नाइस। जीडीपी डिफ्लेटर। Option number A, evaluates inflation by utilizing present production basket. Option number B, shows real GDP growth on the basis of current production. Option number C, the GDP deflator is in real terms while the CPI is in nominal terms. And D, none of the above. What is GDP deflator actually क्या है? चारों ऑप्शंस में अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में डालें, आई विल ट्राई टू कन्वे, मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको। GDP deflator, whether it is evaluates inflation by utilizing present production basket or shows real GDP growth on the basis of current production, or the GDP deflator is in real terms while the CPI is in nominal terms, or none of the above। क्या हो सकता है आंसर? चलिए मैं आपको बता देती हूँ, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करती है? इवेलुएट करती है इन्फ्लेशन बाय यूटिलाइजिंग प्रेजेंट प्रोडक्शन बास्केट। क्या करती है? इवेलुएट मतलब फॉर्म एन आइडिया प्रोवाइड करती है, फॉर्म एन आइडिया, इवेलुएट मीन्स आइडिया फॉर्म करती है इन्फ्लेशन बाय यूटिलाइजिंग प्रेजेंट प्रोडक्शन basket, that is option number A। C, the GDP deflator is a measure of the level of prices of क्या करती है? all new domestically produced final goods and services in an economy in a year। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, जैसे कि हाउस होल्ड जो भी थिंग्स यूज होता है, फाइनल गुड्स जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वेदर इट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका सप्लाई ऑफ वाटर हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, वेज हो गया, रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हो गया, तो ये सारी क्या है? जीडीपी में एडअप होती है, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर, ओके। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या 1 मिनट, ओके। आपको लग रहा होगा व्हाट इज सीपीआई, है ना? सीपीआई क्या है? दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, वन टाइप ऑफ एस्टिमेशन हो गया, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ प्राइजेस changes in the basket, changes in the basket of goods and services, ठीक है। या सी सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या है, ये भी एक एस्टिमेशन है जो प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है, अप्स एंड डाउन्स होती है इन द गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीआई, ओके, इन नॉमिनल टर्म्स। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को। The first one we have service sector, the second one we have manufacturing sector, the third one we have agricultural sector, and the fourth one we have number D, small scale sector. ये थोड़ा confusion वाला question है, आप लोग confused ना हो, सोचिए, फिर अच्छे से ध्यान पढ़िए, carefully पढ़िए and फिर आंसर दीजिए। Which sector contribute the most to India's economy, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा है जो contribution देता है इंडिया की इकोनॉमी में। whether it is a service sector or manufacturing sector or agriculture sector or small scale sector. चलिए मैं आपको बता देती हूँ, द सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। चलिए कैसे, the service sector is estimated to contribute 55.3%, कितना, 55.3% to India's GVA, that is gross value added in 2019-20, ठीक है। सर्विस सेक्टर कितना प्रोवाइड करती है सबसे ज़्यादा, दैट इज 55.3%, ठीक है। द सर्विस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन प्रोड्यूसिंग मटेरियल कमोडिटीज, सही है ना। सर्विस सेक्टर क्या मटेरियल प्रोवाइड बनाती है, क्या प्रोडक्शन होता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या नहीं होता है, बट ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है, ये एम्प्लॉयज और वर्कर्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज सेक्टर का मैं सब एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको। सर्विस सेक्टर का ये एग्जाम्पल हो गया आपका बैंक हो गया, रिटेल सर्विसेज हो गया, आपका एजुकेशनल लाइन, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, ठीक है, वाटर सप्लाई हो गया, सॉरी वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सर्विस सेक्टर्स, ठीक है। चलिए समझ में आया, द करेक्ट आंसर विल बी सर्विस सेक्टर, ओके। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, या सी दिस वन इज थोड़ा इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट इन, ठीक है, एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट्स इन, ऑप्शन नंबर ए द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन द लॉन्ग टर्म, ऑप्शन नंबर बी जीडीपी टू इंक्रीज इन द लॉन्ग टर्म, ऑप्शन नंबर सी the cost to increase in the short run, and option number D GDP to increase in the short run. अच्छे से पढ़िए, read it carefully, try to solve it out. And increase in the aggregate demand, क्या पूछा है, increase in the, जब aggregate demand में increment होती है तो what result provide करती है ये। aggregate demand means पता है ना क्या है, desire for something, किसी चीज की चाह, मतलब चाहिए ही, ठीक है, डिजायर फॉर समथिंग, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस ले लो। एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट्स इन, यू हैव 10 सेकेंड्स, सोचिए अच्छे से, केयरफुली पढ़िए क्वेश्चन एंड ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़िए और फिर ट्राई टू सॉल्व इट आउट।
whether it is the cost of increase in long term, or option number B, GDP to increase in the long term, और number C, the cost to increase in the short run, और GDP to increase in the short run. ये थोड़ा confusion है ना, थोड़ा माइंड में confusion ला रहा है, तो अच्छे से पढ़िए थोड़ा. चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ. एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट्स इन जीडीपी टू इंक्रीज इन द शॉर्ट रन. ये क्या है? जीडीपी टू इंक्रीज इन द शॉर्ट रन. द करेक्ट ऑप्शन इज जीडीपी टू इंक्रीज इन द शॉर्ट रन, सी. जीडीपी रिप्रेजेंट्स द टोटल. जीडीपी क्या रिप्रेजेंट करती है? टोटल अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी, वाइल द, ये हो गया हमारा जीडीपी. वाइल द एग्रीगेट डिमांड क्या करती है? इज द डिमांड और डिजायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. एज अ रिजल्ट दोनों, जीडीपी का है क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड डिमांड क्या करती है? डिजायर, किसी भी तरह चाहिए ही, डिजायर किसी चीज के लिए, ठीक है. तो ये दोनों मिलके सेम कैलकुलेशन क्या होता है? द एग्रीगेट डिमांड एंड जीडीपी बोथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टुगेदर. इसका कैलकुलेशन क्या हो गया? जीडीपी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, एंड और एग्रीगेट डिमांड क्या करती है? डिजायर फॉर गुड, दैट गुड्स एंड सर्विसेज. कैलकुलेशन क्या हो गया? बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज टुगेदर, ठीक है. तो नंबर डी हमारा ऑप्शन, दैट इज जीडीपी टू इंक्रीज इन द शॉर्ट रन, इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, समझ में आया ना आप लोगों को? तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है. मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो मेरा जो लेक्चर्स है, जो मेरी जो क्लास होती है, वो रिकॉर्डेड वीडियोस रहती है, ठीक है. तो जैसे कि कल रात को आपको वो वीडियो आएगा आपके पास. तो मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट्स है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए. जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी. आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट. बट उस टाइम पे मैं ट्राई करती हूँ कि लाइव क्लास लूँ, इंशाल्लाह लूँगी लाइव क्लास. बट उस टाइम पे मुझे सबको टाइपिंग करके आंसर देना मतलब पॉसिबल नहीं होता है. जहाँ तक इम्पॉर्टेंट होता है मैं वो ट्राई आउट करती हूँ, सॉल्यूशन देती हूँ. बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी डाउट्स है, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे डालें. आई विल ट्राई, ठीक है. आई विल ट्राई बट आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. ओके, आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर होता है. सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर. बाय.